नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। बता दें, मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू ने फांसी लगा ली है। सूत्रों के हवाले से खबर, इंदर सिंह परमार की बहू सविता परमार ने खुदकुशी कर ली है। कालापीतल तहसील के पोंचानेर गांव में खुदकुशी की गई है। बता दें आपको, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां इंदर सिंह परमार के बेटे देवराज परमार के साथ शादी हुई थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंदर सिंह परमार के बेटे देवराज परमार के साथ शादी हुई थी। उनकी बहू ने खुदकुशी कर ली है। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस समय बता रहे हैं, जहां मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू ने फांसी लगा ली है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं इस समय, जहां इंदर सिंह परमार की बहू सविता परमार ने खुदकुशी कर ली है। बता दें, कालापीतल तहसील के पोंचानेर गांव में खुदकुशी की गई है और देवराज परमार के साथ सविता की शादी हुई थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उन्होंने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है। तो वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू ने फांसी लगा ली है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मितांशी, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू ने आत्महत्या कर ली है। जी देखिए अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देर रात ये खबर आई थी कि जो इंदर सिंह परमार जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बहू ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल अभी ये खबर बिल्कुल हम कह सकते हैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये खबर एक छोटे से गांव से आई है। हमको बता दूं कि इंदर सिंह परमार के बेटे से 3 साल पहले उनके यहाँ शादी हुई थी। 3 साल पहले उन लोग विवाह के बंधन में बंधे थे और कल रात में ये देर रात ही खबर आई है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल कारणों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि उम्र जो है, जो बहू है उनकी 22 से 23 साल के करीब बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि इंदर सिंह परमार जो कि स्कूली शिक्षा मंत्री है, फिलहाल वो भोपाल में रहते हैं, लेकिन एक छोटे से गांव में जाकर उनकी बहू का आत्महत्या करना, ये कुछ बड़ा कारण हो सकता है। कुछ बड़े कारण हो सकते हैं इस आत्महत्या के पीछे। तो अब जैसे ही खबर बाहर आएगी, अगर ये खबर कन्फर्म होती है, हालांकि अभी तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जैसे ही खबर कन्फर्म होती है तो कारणों का शायद पता चल सकेगा कि किस मामले में और किस कारण से जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं उनकी बहू ने आत्महत्या करी है। फिलहाल जो कारण है अभी वो अज्ञात हैं। कुछ मालूम नहीं हो सका है कि किन हालातों में ये आत्महत्या उन्होंने की है और किस वजह से ये कदम उनको उठाना पड़ा। लेकिन सूत्रों के हवाले से फिलहाल की ये सबसे बड़ी खबर है कि जो देवराज परमार उनके बेटे हैं, जो 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, उनकी बहू ने आत्महत्या कर ली है। जी अमितांशी, देखिए अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि उन्होंने खुदकुशी की है। अगर उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, उनकी मौत हुई है, तो आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई, उनकी तबीयत खराब थी, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए अभी तो ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या ही की है। मामले को हम लोग अभी तह तक जाना पड़ेगा और मामले के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन खबर यही आ रही है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और ये एक बड़ी खबर हो सकती है। देखिए इसके कई, हम कह सकते हैं, कई इसके एंगल्स हो सकते हैं, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। हालांकि यही कहा जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अब कुछ भी कारण हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, मानसिक तनाव एक सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने की हम बात कर सकते हैं। सविता की इंदर सिंह परमार के बेटे देवराज परमार के साथ शादी हुई थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, अभी इस खबर पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। मितांशी, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जो एमपी राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक है। आज पंचायत चुनाव को लेकर ये अहम बैठक होगी। बता दें, आयोग सबसे पहले पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। आयोग ने पंचायत और ग्रामीण विभाग से परिसीमन की सूची मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी आयोग अध्ययन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दे दिया है। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार भोपाल से बनी हुई है। मितांशी, हमने कल देखा सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था कि बिना ओबीसी के आरक्षण के ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन उसी के मद्देनजर आज निर्वाचन आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में?
देखिए अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बैठक है ये फुल बेंच बैठक है और ये काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाए। हालांकि सरकार का ये कहना था कि वो पुनर्विचार याचिका ज़रूर इसके लिए दायर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इसके लिए सुना चुका है कि बिना आरक्षण के जो है वो पंचायत चुनाव होंगे और जल्द से जल्द 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग से जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो चुनाव की तैयारियों में पहले से ही जुटे हुए हैं। अभी सिर्फ कुछ बचा हुआ है तो वो परिसीमन की जो सूची है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है वो जारी करने की है। तो परिसीमन की सूची प्रकाशित होने के साथ ही पंचायत चुनाव की जो डेट्स हैं कहीं ना कहीं उनके आने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से बनी हुई है। देखिए, जून तक ये जो चुनाव है वो हो सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग जो है उनको अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो 2 हफ्ते में अधिसूचना तो जारी होगी ही, साथ ही परिसीमन जो है वो प्रकाशित की जानी है तो वो भी जल्द से जल्द तैयार की जाएगी। पंचायतों से और ग्रामीण इलाकों से परिसीमन जो है वो पूरी तरीके से तैयार करके मांग लिए गए हैं। देखिए, अब परिसीमन तैयार होने के बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और जून तक हम कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का यही कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर वो पहले फैसला कर सकते हैं और सबसे पहले वो पंचायत चुनाव ही करवाएंगे, क्योंकि उसकी अधिसूचना जारी की गई है। देखिए, अब आरक्षण को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो अभी सिर्फ कुछ बाकी रह गया है, तो वो परिसीमन है उसको प्रकाशित बाकी करना रह गया है, जिसकी भी सूची और जिसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन है वो पंचायतों से मांग ली गई है, ग्रामीण क्षेत्रों से मांग ली गई है। ये बैठक तो कितने बजे शुरू होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आई। कांग्रेस ने लगातार राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए कि एक तरह से पिछड़े वर्ग के साथ धोखा हुआ है, राज्य सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जैसे ही फैसला आया था सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई थी। जहां बीजेपी का एक और कहना था कि वो ओबीसी वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है, इसलिए वो आरक्षण की डिमांड कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ओबीसी के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब तक वो चाहती तो पहले ही आरक्षण को लेकर विचार कर सकती थी और अधिसूचना जारी कर चुनाव करवा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार मामले को लटका रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने बेवजह की याचिका को दायर कर इस मामले को बढ़ाना चाहा। अगर वो चाहती तो अधिसूचना और परिसीमन जल्द से जल्द जारी करके चुनाव करवा सकती थी। तो देखिए, यहाँ पर एक के बाद एक हम कह सकते हैं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। जहाँ कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के सबसे जो बड़े नेता जो बड़ा ओबीसी चेहरा है अरुण यादव, उनका कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। आयोग सबसे पहले पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। मृतांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम बने रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का बयान भी सामने आया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बसंत प्रताप सिंह ने बोला कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। आगे कहा कि 15 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा की जाएगी। आगे कहा कि नगरीय निकायों में आज की स्थिति में चुनाव हो सकते हैं और पंचायतों का परिसीमन हो चुका है। बता दें, आरक्षण अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। चुनाव कराने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ाना है वो बढ़ाना है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को। मेरे साथ आयोग के आयुक्त मौजूद हैं बसंत प्रताप सिंह साहब। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें देखना नहीं है, हमें पालन करना है, तो हम पालन करेंगे। सर, कोर्ट का जो कहा है कि 15 दिन के अंदर चुनाव कराए जाएं। अभी हम आयोग की बात करें, आयोग तैयार है चुनाव कराने के लिए? जी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम माननीय न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। सर, दोनों ही स्थितियां हैं, अभी एक नगरीय निकाय चुनाव है, एक पंचायत चुनाव है, दोनों ही स्थितियां हैं, अभी चुनाव कराए जा सकते हैं? जी हाँ, चुनाव कराए जा सकते हैं। पंचायतों में केवल आरक्षण होना शेष है, जो इस आदेश के बाद हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार जल्दी कर देगी, और अगर नहीं कर पाती है तो माननीय न्यायालय का ये भी आदेश है कि जो पिछली स्थिति थी उसमें चुनाव कराओ। चुनाव रुकेगा नहीं, ऐसा कोर्ट का आदेश है। अभी यानी इसको सरल मामले में समझें तो पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया का वेट करना पड़ सकता है, लेकिन नगरीय निकाय बात करें तो नगरीय निकाय की क्या डिक्लेरेशन में कोई अभी प्रक्रिया बाकी है, किसी प्रक्रिया का पालन करना होगा? अर्बन बॉडी में कोई बाधा नहीं है। कोई बाधा नहीं है। और सर, किस उससे देखते हैं अब आप, हम मध्य प्रदेश के लोगों को इंतजार है, तो क्या आप चुनाव की घोषणा होने जा रही है, क्या कह सकते हैं सर? निश्चित होने जा रही है। चुनाव की घोषणा 2 हफ्ते के अंदर हर हालत में होगी, उसमें कोई
दो राय नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है, वो पूरा होगा। एक सवाल और है, सरकार का कहना है कि हम पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में फिर आयोग का रुख क्या रहेगा? आयोग का कोई रुख नहीं, सरकार का अधिकार है रिव्यू पिटीशन में जाना। सरकार अगर रिव्यू पिटीशन में जाती है तो अगर उसमें आदेश बदलता है तो हम बदले हुए आदेश का पालन करेंगे। हमें केवल माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना है। तो ये थे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा है कि वर्तमान में आयोग नगरीय निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण के लिए सरकार को लिखेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 15 दिन के भीतर यदि सरकार पुनर्विचार याचिका लागू या दायर नहीं करती है तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में चुनावों का ऐलान कर देगा। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ चुनाव करवाने की कोशिश है। बीजेपी सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाया है। आगे कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो। कांग्रेस सरकार ने ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया? उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कोर्ट में कहा था कि 27% ओबीसी है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले दिन से हमारी मंशा रही है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने जो आज बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने व्यवधान डाला। कांग्रेस के आइडेंटिफाइड लोग जो लीगली काम कर रहे थे वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से टेक्निकल एक्सपर्ट ने आपको ये रिपोर्ट दी कि जिसके अंतर्गत कांग्रेस की लीडरशिप में उनकी सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन करके कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी जाति हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया। आजाद भारत में पीएम मोदी ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया है। आगे कहा कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया लेकिन ओबीसी की सुध नहीं ली गई। पूर्व सीएम कमलनाथ पर कमल पटेल ने पलटवार किया कि बीजेपी ओबीसी विरोधी नहीं, कांग्रेस है सबसे बड़ी विरोधी। ओबीसी और गरीब विरोधी कांग्रेस को बताया गया है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव नहीं हो रहे। 27% आरक्षण पर हम चुनाव कराते आए। कांग्रेस 15 महीने के लिए सरकार में आई। कांग्रेस को लगा कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक दर्जा दे दिया ओबीसी को, क्योंकि ओबीसी 50% से ऊपर है तो हमारी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएंगी, हम एक्सपोज हो गए। क्या करें? तो ताबड़तोड़ इन्होंने 8 मार्च को 2019 में एक विधेयक लाए विधानसभा में और तत्काल कोई तैयारी नहीं की और 27% आरक्षण देंगे नौकरियों में बाकी जगह, और 8 तारीख को दिया। 10 तारीख को हाईकोर्ट में स्टे भी लगवाने इन्हीं के कांग्रेस के नेता चले गए। ये सब नोटंकी और तकलीफ हो रही है, आरक्षण पर उनको नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के कारण उन्होंने किया। इसलिए दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी में झींगा पालन करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। झींगा पालन करने वाले लोगों को अब फायदा होगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने घोषणा कर दी है कि झींगा पालन करने वाले लोगों की आय में अब इजाफा होगा। प्रति किलो झींगा पकड़ने पर अब 50 रुपए दिया जाएगा। बता दें 35 रुपए से बढ़ाकर अब 50 रुपए कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, बता दें, जहां झींगा पालन करने वालों के लिए ये अच्छी खबर सामने आ रही है। झींगा पालन करने वाले लोगों को अब फायदा होगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने घोषणा कर दी है कि झींगा पालन करने वाले लोगों की आय में इजाफा किया जाएगा, वृद्धि होगी। प्रति किलो झींगा पकड़ने पर अब 50 रुपए दिया जाएगा। बता दें, इससे पहले प्रति किलो झींगा पकड़ने पर 35 रुपए दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया जाएगा। मेरी सहयोगी अमृतांशी भोपाल से लगातार बनी हुई। अमृतांशी, झींगा पालन करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि अब उनकी आय में इजाफा किया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने इसकी घोषणा कर दी है।
जी देखिए अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कल मत्स्य विभाग की बैठक हुई थी तो उसमें तुलसी सिलावट जो मंत्री हैं विभाग के, उन्होंने ये घोषणा की है कि झींगा पालन करने वालों को अब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाए और उनकी आय में वृद्धि भी की जाए। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि झींगा पालन के लिए कई लोग, हमने देखा है कई ऐसे मजदूर हैं जो झींगा पालन करते हैं और लगातार मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन और झींगा पालन के जो रोजगार के विकल्प हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो तुलसी सिलावट मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो झींगा पालन है उसकी जो आय है, जो प्रति किलो आय में जो कमाई होती है उसमें वृद्धि की जाए जल्द से जल्द। और भी क्योंकि रोजगार के विकल्प यहाँ पर सरकार निकालना चाहती है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में से कई मजदूर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिसको व्यवसाय के रूप में देखते हैं, व्यवसाय के रूप में आगे लेके जाते हैं। तो रोजगार बढ़ाने के लिए और व्यवसाय बढ़ाने के लिए मत्स्य विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है कि झींगा पालन जो भी मजदूर करते हैं, जो भी लोग करते हैं, उनकी जो आय है, उनको जो पैसे दिए जाते हैं प्रति किलो, उसमें जल्द से जल्द वृद्धि की जाए। साथ ही जो मंत्री तुलसी सिलावट है उन्होंने और निर्देश भी दिए हैं कि मत्स्य पालन को लेकर और झींगा पालन को लेकर जितनी भी कार्य योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी नीतियां चल रही हैं सरकार की लोगों के लिए, वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो कि इस तरीके के रोजगार में रहते तो हैं, लेकिन उनको जो योजनाएं जो सरकार मत्स्य पालन को लेकर चलाती है उसका कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो तुलसी सिलावट का यही कहना है कि जो अधिकारी हैं वो लोगों तक जाएं, लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताएं, ताकि लोग इसका जन जो जमीनी स्तर पर जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सके। बिल्कुल, एमपी में झींगा पालन करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। अब उनकी आय में इजाफा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी में आंदोलन की तैयारी में एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं। विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। बता दें 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी 18 मई को सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे और मांग पूरी ना होने पर 20 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। वेतन वृद्धि की मांग और एरियर को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है, जहां मांग पूरी ना होने पर 20 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे संविदा कर्मचारी। वेतन वृद्धि की मांग और एरियर को लेकर वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और घेराव भी किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। बता दें एमपी में आंदोलन की तैयारी में एनएचएम के कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा और मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी गई है। खबर भोपाल से है, जहां नेमावर हत्याकांड मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया है। 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जून 2021 में 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। बता दें प्रेम प्रसंग में 5 लोगों की हत्या की गई थी। आरोपी ने अपने खेत में 5 लाशें दफन की थी और आदिवासी समाज में से 5 मृतक बताए जा रहे हैं। जहां जून 2021 में बता दें 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। प्रेम प्रसंग में 5 लोगों की हत्या हुई थी और आरोपी ने अपने खेत में ही 5 लाशें दफन कर दी थी। आदिवासी समाज से थे 5 मृतक। अब खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि लोगों को मेरी राजनीतिक हाइट का अंदाजा नहीं है, मुझे महू जैसी छोटी जगह पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। आगे कहा कि मेरा लेवल वो नहीं जो वो समझ रहे हैं। मैं जीतू जराती को यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। जो लोग इस प्रकार सोचते उनको मेरी राजनीतिक हाइट की कल्पना नहीं है कि मैं महू जैसे शहर में आकर राजनीति करूँगा। अब मेरा लेवल वाला है नहीं कि मैं किसी छोटी जगह जाके राजनीति करूँ। मुझे राजनीति करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर दिल दुखता है। कोई काम दिल से करते हैं और कोई दिल दुखाता है तो दिल दुखता है। खबर सतना से है, जहां ट्रक चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ट्रक ड्राइवर ने कार चालक को टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रक चालक ने कार चालक को पीट दिया। वहीं जीआरपी थाने के सामने कार चालक को पीटा गया। कार चालक की शिकायत पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर सतना से है, जहां
ट्रक चालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ट्रक ड्राइवर ने कार चालक को टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक ने कार चालक को हालांकि वहां पर पीटा और जीआरपी थाने के सामने कार चालक को पीटने का मामला सामने आया और कार चालक की शिकायत पर हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बता दें, ट्रक की टक्कर से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रक चालक ने कार चालक को पीट दिया है। हालांकि कार चालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। जीआरपी थाने के सामने कार चालक को पीटा गया। ये देखिए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। ट्रक चालक ने कार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद पूरी तरह से कार की हालत बेहद बुरी तरह से टूटी फूटी हो गई थी। देखिए तस्वीर में किस तरह से कार पिचक गई है। हालांकि पुलिस ने कार चालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। देखिए किस तरह से पीटा जा रहा है कार चालक को और ट्रक ड्राइवर की पूरी तरह से गुंडागर्दी सामने आई है।